हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, 25 और टॉपिक की सीरीज में आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक नंबर 25। फ्रेंड्स, टॉपिक नंबर 25 वैसे तो है किरचॉफ लॉ। मैंने बताया भी था जब मैंने लिस्ट दी थी कि हम किरचॉफ लॉ करेंगे टॉपिक नंबर 25 में, लेकिन इसमें मैंने 2-3 टॉपिक और इंक्लूड किए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, व्हाइटस्टोन ब्रिज, ये सभी मैंने इसमें मीटर ब्रिज वगैरह के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपके एग्जाम में। फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा किरचॉफ लॉ क्या होता है, कौन कौन से दोनों लॉ हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, वो सब डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बार बार चैनल पे आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मतलब सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी हो रही है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कितने लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। फ्रेंड्स, 25 का टॉपिक लेके आया हूँ, और क्योंकि अभी एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो इसके बाद एक और सीरीज लेके आ रहा हूँ, मॉक टेस्ट की भी सीरीज आने वाली है। तो काफ़ी सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है, और उसके बाद भी जो डाउट होते हैं वो भी मैं डेली सॉल्व करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड, जुड़ जाइए जल्दी से हमारे चैनल के साथ। इससे बढ़िया तैयारी और आपकी कहीं नहीं हो सकती, वो भी बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, बिना डिले करते हुए चैनल के साथ जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो लिख दीजिए, और ये भी बता दीजिए वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं फिर किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखिए किसके कारण है, किस चीज़ में आता है, कहाँ काम कर रहा है, ये पहले बताता हूँ। देखो, किरचॉफ लॉ रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, फिजिक्स का ये वीडियो है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 लॉ आते हैं किरचॉफ के। एक तो आता है किरचॉफ लॉ ऑफ करंट या किरचॉफ करंट लॉ, मतलब किरचॉफ का धारा नियम। दूसरा आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। 2 नियम आते हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल इसे शॉर्ट में गाएंगे, किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा है। देखिए, यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इसी डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए ये रूल है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन और नोड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लिविंग दैट जंक्शन। ये कह रहे हैं किसी भी जंक्शन में, जैसे ये पॉइंट है एक मैं इसमें पॉइंट बना के दिखाता हूँ। मान लो ये ब्लू कलर का एक पॉइंट है, ये वाला। आपको पता है इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हम जंक्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जंक्शन कह रहे हैं, संधि कह रहे हैं। इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराएं जितनी भी आ रही हैं, ठीक है, जो बाहर से आ रही है वो सभी, जैसे कि हमने कह दिया I1 आ रही है, I2 आ रही है, लेकिन I3 बाहर जा रही है, I4 आ रही है, I5 भी बाहर जा रही है। इस तरह से इस जंक्शन पे आने वाली सभी धाराएं जो आ रही हैं, उन सभी धाराओं का जो सम है वो, और जो जाने वाली धाराओं का सम है वो, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आने वाली धाराओं का जो समय है और जो जाने वाली धाराओं का समय वो बराबर होता है। तो किसी भी जंक्शन या नोड पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बाहर निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये सिंपल सा लॉ है, ओके। तो यह जो रूल है, जो लॉ है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह नियम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये किसके संरक्षण पे सिद्धांत पर करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे काम करता है, ये आपको याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पर ये काम करता है। फ्रेंड, जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह के जो मैंने बताया था ना, कि कोई लोग किस पे भी काम करता है, कौन से फंक्शन पे काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो फिजिक्स का है चाहे केमिस्ट्री का। अगर कोई लोग किसी भी कंजर्वेशन के बेस पे वर्क करता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा लॉ किस कंजर्वेशन के बेस पे वर्क करता है। जैसे अगर कहीं पर एनर्जी कंजर्वेशन पे है तो एनर्जी कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ कौन कौन से लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करते हैं, कौन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करते हैं। इस तरह की चीज़ें आपको क्लियर पता होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ओके। चलिए फ्रेंड्स, ये तो बेसिक चीज़ थी। अब समझते हैं इस लॉ को, ये लॉ क्या कहता है। देखो भाई, हम ये कह रहे हैं किसी भी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और बाहर निकलने वाली धाराओं का योग शून्य हो, मतलब बराबर होता है। इनका योग जो होता है वो बराबर होता है। तो कुल मिला के जो भी धारा है उन सबका योग क्या होगा? शून्य होगा। दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I3। अब ये माइनस I3 क्यों आया? क्योंकि जो बाहर जा रही है उसको हमने नेगेटिवली लिया है, प्लस I4 माइनस I5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4, ये तो आने वाली धाराएं हैं, दैट इज जो सम है किसका? जो एंटर कर रही है उन धाराओं का सम इज इक्वल है सम ऑफ करंट ऑफ एग्जिट, जो हमारी बाहर निकल रही है उन धाराओं के योग के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ का करंट का नियम है, धारा का नियम है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बेस में मैं आपको एक जंक्शन बना के दिखाता हूँ, उसमें समझिएगा ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, जंक्शन कैसा भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, जंक्शन कैसा भी हो सकता है। ये मैंने डायग्राम बनाया ना इस तरह से, ठीक है। अब एक जंक्शन मान लो कहीं भी, इसमें वैसे तो 2 आ रहे हैं, कोई भी एक जंक्शन मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, ये वाली जो हमारी धारा है वो I1 है, ये I2 है, ये वाली धारा I3 है,
ये I4 है और ये I5 है। अब हमें पता है इसमें जो है I1 I2 ये सभी के सभी एंटरिंग कर रही हैं, ये सभी सभी एंट्रेंस में I1 I2 I3 और I4। लेकिन अगर हम I5 की बात करें तो ये जो करंट है वो एग्जिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये सभी हमारी क्या होंगी, ये तो सम होगी और इन सबका सम किसके इक्वल होगा, I5 के इक्वल होगा। ठीक है, इन सबका इक्वल होगा, यानी कि अगर मैं माइनस I5 इनमें से कर देता तो इक्वल 0 आना था। ठीक है, ये चीज़ है। तो जितनी भी एंट्रेंस कर रही है वो सब और जो हमारी बाहर निकल रही है उसके इक्वल होता है, उनका सम आने वाली धाराओं का सम जाने वाली धाराओं के सम के इक्वल होता है। ये था हमारा किरचॉफ का धारा नियम। अभी इस पर क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे जरूर, सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन मतलब टॉपिक नंबर 2 पर। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता का नियम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं केवीएल। ओके, इट इज आल्सो नोन एज द लूप रूल, इसे हम लूप रूल भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहते हैं, इसे हम बंद पाश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट बंद पाश का नियम भी कहते हैं। ओके, बंद पाश का नियम भी इसी को कहते हैं। इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट इज 0, कि किसी भी बंद लूप में वोल्टता में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कोई भी अगर हमारा एक बंद सर्किट है उसमें जहाँ जहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, जहाँ जहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा हो रही है, उन सब का जो सम होता है, उन सबकी वोल्टेज का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और ये किसके सिद्धांत पर वर्क करता है, ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर वर्क करता है। देखो मैंने अभी बताया था ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई लॉ किस कंजर्वेशन पे वर्क करता है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछले वाला चार्ज पे बेस्ड है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस्ड है। ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। देखो अब मैं इसको इस सर्किट में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कौन सा समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ केवीएल को हम यहाँ प्रूफ करने वाले हैं, केवीएल को हम यहाँ समझने वाले हैं। देखो ये एक सर्किट दे रखा है। ओके, इस सर्किट में कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो लगी हुई है 20 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम है। ये एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी वैल्यू भी 5 ओम है। ये एक और दूसरी बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है और नेगेटिव टर्मिनल ये 12 वोल्ट की है, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम का। कुल मिला के अगर हम देखें तो इट इज़ अ क्लोज सर्किट। ये सर्किट कैसा है, एक क्लोज सर्किट है। ये तो हमें पता लग गया क्लोज सर्किट है, और क्लोज लूप भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ये क्लोज लूप है। ओके, ये लूप है, ये हमें पता है। अब इस सर्किट को सॉल्व करने में ये कहता है जितनी भी इसमें वोल्टेज का सम होगा वो सब क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, वो इन वोल्टेज के सम के 0 के इक्वल होगा। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप चलो बैटरी के अकॉर्डिंग, बैटरी दैट इज जो हमारी बैटरी लगी है, किसी एक बैटरी को ले लो, उसके अकॉर्डिंग चलो, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमें पता है बैटरी में जो करंट फ्लो करता है, सर्किट में जो करंट फ्लो करता है, जनरली नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। ठीक है, बैटरी से बाहर किस में करता है, नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। बैटरी के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है। इतनी बात क्लियर। तो या तो आप उससे चलो, जनरली इसमें एक रूल हम चलते हैं लेफ्ट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन सा, कि हम इसमें सर्किट में जो हम वोल्टेज के लिए करेंगे वो हम क्लॉकवाइज लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज लेकर के। तो क्लॉकवाइज में ही मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ। अब क्लॉकवाइज में मुझे पता है अगर करंट बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है तो मैं उसकी जो वोल्टेज लेने वाला हूँ नेगेटिव लेने वाला हूँ, क्योंकि मेरा सर्किट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये मेरे इसी डायरेक्शन में आएगी तो मैं उसे पॉजिटिव रखने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करें। देखो अब सबसे पहले मुझे क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है तो मैं बैटरी में ये देखता हूँ कि ये जो इसमें अगर मैं करंट को डायरेक्शन दिखाऊँ तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, इस तरह से आ रही है मेरी क्लॉकवाइज चलते हुए। तो मैं इस 20 को कहीं में रखूँगा, मैं इसे -20 रखूँगा। ध्यान से समझना, अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव आई होती, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज लेता तो ये क्या हो जाती, ये हमारी प्लस की हो जाती है। लेकिन क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज लेके चल रहा हूँ तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव शो कर रहा है, इसलिए मैंने इसे -20 रखा। समझिएगा। अभी आपको सर क्लॉकवाइज क्यों है, देखो क्लॉकवाइज मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो सॉल्व करना ईजी होता है। मैं हमेशा सर्किट को क्लॉकवाइज सॉल्व करता हूँ, और आपको जितने भी सर्किट यहाँ पे आएंगे सबको मैं क्लॉकवाइज सॉल्व करके ही आपको दिखाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर आप इस चक्कर में पड़े कि मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके चलूँ उसके बाद मेरा सॉल्व हो जाएगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मेरी मानो क्लॉकवाइज लेके चलो, ईजिली सर्किट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब क्लॉकवाइज लेके चले, क्योंकि देखो जब करंट यहाँ पे अपोजिट चल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहा है, तो इस रेजिस्टेंस पे भी नेगेटिव चलेगा। दैट विल बी -5 × I। जो वोल्टेज क्या होगा, I। मैंने वोल्टेज को क्या माना है, I माना है। तो देखो ये क्या है, 5 क्या है, 5 रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है। तो रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट क्या होता है, वोल्टेज। तो मैं यहाँ सब केवल वोल्टेज का ही सम करने वाला हूँ, वोल्टेज का ही सम करने वाला हूँ, 0 रखने वाला हूँ। अब आप कहोगे सर आपने सम कहा, अगर आपने तो माइनस रखा, वो माइनस आया है इस 5 के कारण, क्योंकि इसमें करंट अपोजिटली बह रहा है, इसलिए माइनस आया। ठीक है, दूसरी बात चलते हैं। आप देखो यहाँ से यहाँ आएंगे,
अब यहाँ से यहाँ आएंगे इस 5 ओम वाले में, ये भी माइनस का आएगा, ये भी क्या आएगा, ये भी माइनस आई आया। फिर इस वाले में क्या, अब देखो इस वाली बैटरी में यहाँ भी हम पॉजिटिव से एंट्री करके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे निकल रहे हैं, इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव निकल रहे हैं। मुझे बताओ मैं ये 12 माइनस का रखूँ या प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रहे हैं तो मैं इसे माइनस का ही रखूँगा। अगर बैटरी में हम ऐसे चलते हुए नेगेटिव टू पॉजिटिव तो मेरा 12 प्लस का आना था, लेकिन क्योंकि हमने सर्किट पूरा क्लॉकवाइज घुमाया है तो मैंने माइनस का रखा है। फिर हम चलते हैं 10 वाले में, तो ऑब्वियसली ये भी माइनस का ही आना है, 10 इंटू आई, ठीक है, इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कहता है इन सब के पोटेंशियल का जो सम होता है वो 0 होता है। पूरे सर्किट में जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, जितना भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बी -32, भाई -20 और -12, ये तो -32 हो गया, और करंट वाले सब एक साथ ले लो आई वाले, ठीक है, ये हो जाएगा -20 आई विल बी इक्वल टू 0। तो अब देखो मैं इसे कर सकता हूँ -20 आई इज इक्वल 32, ये 32 हो जाएगा, इधर माइनस के इधर जाके प्लस, ठीक है, तो आई इज इक्वल कितना आ जाएगा मेरा 32/20, दैट विल बी 32/20 माइनस के -1.6 एम्पियर। तो माइनस मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो मेरा करंट जिस तरह से मैंने लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, बस हमें करंट की डायरेक्शन पता लगी, भाई हमें क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो इतना सा क्वेश्चन था, इतनी सी ये सॉल्यूशन थी, बस यही इसमें आंसर निकालना होता है। जनरली करंट निकालना होता है, करंट हमें पता लग गया पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, उससे आप किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर का करंट पता कर सकते हो, ठीक है, ये सब है। इतनी चीज़ें क्लियर, ये हो गया। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर मतलब इसके लूप नंबर 2 पर, मतलब सर्किट नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। देखो एक सर्किट अब इस तरह से है, इसने इनका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग दे दी, R1 R2 लिखा हुआ है, R3 R4, तो ये सब है। इसमें R1 की वैल्यू 12 ओम है, R2 की वैल्यू भी 12 ओम है, यानी ये जो R1 है ये भी 12 ओम है और ये वाला भी 12 ओम है। R3 कितना है, 3 ओम, ठीक है, R4 कितना है, 6 ओम। ओके, E1 यानी कि जो बैटरी 1 है वो 6 वोल्ट की है और जो E2 है दैट विल बी ऑफ 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट की है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता लग गई। अब इसमें मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी कि मुझे ये पता होना चाहिए कि इसमें सर्किट में सबसे पहले मैं ये देखूं कि सारे जो रेजिस्टेंस है वो एक सीरीज में होना चाहिए, एक लूप में होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ये दो हैं सर, आर नंबर रेजिस्टेंस नंबर R1, रेजिस्टेंस नंबर R2, ये कैसे हैं, ये पैरेलल में हैं। तो हमें इन पैरेलल को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं R1 और R2 को मान रहा हूँ कि मैंने दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बना लिया R, ठीक है। तो 1/R किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 के। तो 1/R1 कितना है, 12 प्लस 1/12, ठीक है, 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो हो गया 2/12। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 6 ओम। तो अब ये जो सर्किट है इसमें जो आर की वैल्यू आ गई वो सिर्फ 6 ओम आ गई। अब सर्किट हमारा चेंज हो गया। हम सर्किट बना के दिखाएंगे कि आपको ये सर्किट कैसे हो गया। देखो अब मैं सबको ये सर्किट जो है एक बार दोबारा बनाता हूँ। अब ये सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, ये तो दो ही रहेंगे, ये वाली 6 वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट। अब ये जो आया है 6 ओम आया है 3 और ये 6 है। अब ये हमारा सिंपल सर्किट हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें पता लग जाएगा पूरे सर्किट में कितनी वोल्टेज है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही KVL लगाएंगे, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम क्या लिखेंगे बताओ, हम इसे कैसे लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज लेके चलूंगा मैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में हमें पता है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। इस बार देखना, इस बार थोड़ा सा चेंज आएगा, खुद देखना। मैंने क्लॉकवाइज लिया था तो मैं क्या क्या इसमें चेंजेस दिखा रहा हूँ। हमें पता है अगर वोल्टेज में पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो यानी कि बैटरी के अंदर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, यानी कि हम अपोजिट चल रहे हैं, ओके। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हम सीधे चल रहे हैं, ठीक। तो देखो मैं यहाँ क्लॉकवाइज शुरू करता हूँ इसी वाली से, 6 वाली से। तो देखो अब क्योंकि मैं क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ तो हमें पता है ऊपर वाली बैटरी में पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर, यानी कि इसकी जो वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव आएगी। फिर हम क्योंकि रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, 3 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा -3 इंटू आई। फिर 6 ओम वाले में भी एज इट इज गए तो ये 6 इंटू आई हो गया। फिर हम जाते हैं इस बैटरी में। अब इस बैटरी में देखो, इस बैटरी में नेगेटिव हमारा जो हमारी करंट की डायरेक्शन आई उसके जस्ट सेम है, यानी कि नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर। अब मुझे बताओ क्या मैं इसको नेगेटिव रखूँ या पॉजिटिव। इस बार क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी जो एग्जैक्ट होनी चाहिए बैटरी में करंट की डायरेक्शन वही है, तो मैं ये वाला 12 प्लस के रखूंगा, माइनस के नहीं रखूंगा। और फिर जब रेजिस्टेंस में जाऊंगा तो एग्जैक्ट माइनस हो जाएगा, दैट इज -6 आई एंड विल बी इक्वल टू 0। ये सब हो गया। अब जो हमारी वोल्ट्स वाले वो एक साथ आ गए, -6 + 12 इक्वल प्लस के 6 हो गया, प्लस के 6 -3 -6 और -6, ये सब हमारे जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 18 नहीं 16 15 आई हो गया, ठीक है। 15 आई इज इक्वल 0, तो -15 आई विल बी -6 और आई विल बी -6 अपॉन -15, दैट विल बी आई इज इक्वल, ये सिंपल हो जाएगा 2/5
एम्पियर। तो यही करंट आ गया इस सर्किट के अंदर 2/5 एम्पियर। तो समझ गए ना फ्रेंड्स। तो इस तरह के भी आ सकते हैं जिसमें रेजिस्टेंस किस में लगे हों, दोनों के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, इनका एक कर लो तब इजी रहेगा, बाकी को आप सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हो जब दो बैटरीज लगी हो इस तरह से। फ्रेंड्स ये जो सर्किट थे अभी सिंगल सर्किट थे, मैंने अभी आपको कैसे सिखाया, सिंगल सर्किट, इनमें बीच में से कोई जंक्शन नहीं है, सिंगल सर्किट था तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट कुछ इस तरह का आ जाए, इस सर्किट में हम क्या करें, इस सर्किट में हमें कैसे पता लगेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। देखो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, इसमें 2 लूप हो जाएंगी और 2 लूप के बेस पे ही हम इसका करंट जो है वो सॉल्व करेंगे। हम इसमें 2 लूप के बेस पे सॉल्व करेंगे, लूप 1 और लूप 2 बनाते हुए। ओके तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। अब चलो देखते हैं। देखो इसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर लगा हुआ है जिसमें जो करंट है इन्होंने I1 दिया हुआ है, फिर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस इस जंक्शन के बीच में लगा है। ये पॉइंट जंक्शन के, ये पॉइंट ए मान लो जंक्शन का पॉइंट और ये बी मान लेते हैं। इस जंक्शन में 2 ओम का रेजिस्टेंस एक लगा हुआ है और इसके अंदर जो एम्पियर है, जो यहाँ पे देखो एम्पियर में रीडिंग दे रखी है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर की रीडिंग का मतलब है कि पूरे सर्किट में यानी टोटल सर्किट में जो करंट है वो 3 एम्पियर का करंट है इस पूरे सर्किट के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है ये चीज है। अब देखो इधर अगर हम लूप 2 में देखें तो 4.5 एम्पियर का एक 4.5 ओम का एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और फिर एक बैटरी लगी हुई है वी। तो इसमें जनरली हमें क्या बताना होगा, हमें ये ई जो है या वी जो हम मान लेते हैं ये बताना है हमें कितना है, तो इसकी रीडिंग हम बताएंगे। अब इसकी रीडिंग बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसमें 2 लूप मान के चलेंगे, एक लूप 1 और एक लूप 2। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये मेरी लूप 1 है जिसमें मैं क्लॉकवाइज चलूंगा, ये लूप 2 है जिसमें मैं क्लॉकवाइज चलूंगा। मैं दोनों में क्लॉकवाइज चलने वाला हूँ और तभी ये सॉल्व करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, इसमें जो I1 और I2 है, दैट I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 3 एम्पियर। ये हमारा क्या आएगा, 3 एम्पियर आएगा। टोटल करंट इसमें 3 एम्पियर का होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं लूप नंबर 1 से। तो लूप नंबर 1 में क्लॉकवाइज चलूंगा। क्लॉकवाइज में सबसे पहले मैं बैटरी का लिखता हूं। तो मुझे बताओ ये अगर मैं लूप नंबर 1 को सॉल्व कर रहा हूं और मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं तो मुझे नेगेटिव टू पॉजिटिव शो होगा कि नहीं होगा। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा जब मैं क्लॉकवाइज पूरा घूम जाऊंगा, है ना। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो करंट की डायरेक्शन सही होती है बैटरी के अंदर, भले ही सर्किट में कैसी भी हो वो अभी भूल जाओ, करंट की डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही आ रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं इसमें 9 प्लस का रखूँ या माइनस का, ये मुझे आप बताओ। ये मैं रखूंगा प्लस का, क्या रखूंगा, प्लस का 9, ठीक है। अब रेजिस्टेंस में चले तो रेजिस्टेंस में तो नेगेटिव ही रखना है, -3 इंटू I1, क्योंकि देखो इसने लिखा हुआ है ना I1 तो I1 रखा। फिर हम चलेंगे इस वाले में 2 ओम वाले में, तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू 3, क्योंकि इसमें से जो करंट है वो 3 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, -3 दैट विल बी 0 इक्वल, ठीक है। तो ये हो गया 9 - 3 I1 - 6 विल बी 0। अब 9 - 6 की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो -3I और प्लस के 3 विल बी 0, तो -3I1 इज इक्वल -3। तो I1 विल भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ से आ जाएगा। I1 कितना आ गया, 1 एम्पियर। जब मेरा I1 1 एम्पियर आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि I2 जो होगा वो 2 एम्पियर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 3 एम्पियर था, एक 1 है तो दूसरा 2 आ गया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मेरा लूप 1 तो सॉल्व हो गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, लूप 2 को सॉल्व करूंगा I2 की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। I2 की डायरेक्शन इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ तो मुझे पता है मेरी बैटरी की डायरेक्शन सही आती है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैं क्या रखने वाला हूँ, -E नहीं रखूंगा, प्लस ई रखूंगा, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो प्लस ई हो गया। फिर 4.5 दैट इज -4.5 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, वो अभी रख लेंगे। और फिर ये वाला 2 वाले में, तो ये 2 वाला क्या हो जाएगा, ये भी -2 इंटू 3 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। अब देखो ये तो हो गया E, और ये -4.5 इंटू I2, 4.5 इंटू 2 हो जाएगा, और -2 इंटू 3 दैट विल बी 6 इज इक्वल 0। E -9 - 6 विल बी 0। E -15 इज इक्वल 0, और E इज इक्वल कितना जाएगा, 15 वोल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप दूसरा भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्लॉकवाइज मैं इसलिए लेके चला था क्योंकि सर्किट फर्स्ट में मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन अच्छी लगी, मैं क्लॉकवाइज लेके चला। दूसरे वाले में क्योंकि I2 की डायरेक्शन मैंने दे रखी है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज रख ली, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो सर्किट है वो जल्दी सॉल्व हो गया। होप कि आपको जो ये लूप का जो सर्किट है ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको करंट की डायरेक्शन नहीं दिखाई तो आप सिंपली, अगर सिंगल लूप है तो आप क्लॉकवाइज चलिए। अगर आपको करंट की डायरेक्शन दिखाई रखी है तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलिए। अगर दिखा रखी है और उसमें ये देख लीजिए बस बैटरी का जो होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर है तो आप पॉजिटिव लेंगे। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी करंट की डायरेक्शन उसने शो कर रखी है और फिर भी आपकी पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो आप उसमें नेगेटिव लेंगे। ये चीज़ें बस आप ध्यान रखेंगे तो आपका सर्किट कभी गलत नहीं होगा, अदरवाइज आप गलत करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया। अब देखो एक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस इस तरह से हमारे कनेक्ट होते हैं, ठीक है।
चार रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है पी क्यू आर एन एस। अब इनके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जब ये बिल्कुल बैलेंस में होते हैं तब जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है वो 0 0 पर होता है। 0 0 मतलब कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। ओके, कोई भी इसमें करंट मतलब बीच में से फ्लो नहीं कर रहा है, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। ठीक फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन क्यू इज इक्वल R अपॉन S। इसमें जनरली जो S होता है वो एक अननोन रेजिस्टेंस होता है। S क्या होता है? एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये S कब तभी कैलकुलेट हो सकता है जब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल 0 होता है। ओके, तो इसके लिए S के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S के लिए अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये हो जाएगा R मल्टीप्लाई Q अपॉन P। इससे हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें बाकी तीन की पता हो, P का पता हो, Q का पता हो, R का पता हो, तो S की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल सा मैंने फॉर्मूला वगैरह बता दिया, आपका क्लियर हो गया। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही एक हमारा आता है मीटर ब्रिज। ठीक है, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट पे ही वर्क करता है। और व्हीटस्टोन जो ब्रिज आया था वो किरचॉफ के सेकंड लॉ पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? सेकंड लॉ पे। ये ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ केवीएल पे वर्क करता है व्हीटस्टोन, और व्हीटस्टोन के कंसेप्ट पे ही बना हुआ है मीटर ब्रिज, जिसको हम मीटर व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। फ्रेंड्स, मीटर ब्रिज में देखो क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें हम कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट विल बी आर। ओके, अब एक अननोन रेजिस्टेंस होता है यस, ये जो एस है ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है जो हम लगाते हैं, जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब इसमें एक वायर होती है जो एक रेजिस्टेंस वायर होती है, और अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 1 मीटर की होती है, और इसलिए इसे मीटर ब्रिज भी कहते हैं। अब इस रेजिस्टेंस, इस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं इस एरो के थ्रू इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू चेंज करके हम कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब देखो मान लो हमने इसे चेंज किया और ये जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ये 0 हो गया, तो जितनी भी हमारी लेंथ आएगी, एक को अगर हम L1 मान रहे हैं तो दूसरे को हम L2 मान सकते हैं। और L1 क्या आएगी बताओ? L1 अगर मैं L मान लूँ तो दूसरी जो लेंथ आएगी वो 100 माइनस L हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्योंकि पूरी लेंथ मुझे पता है 100 होती है, तो मैं 100 माइनस L भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? R अपॉन S इज इक्वल L अपॉन 100 माइनस L। इससे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको 100 सेंटीमीटर की लेंथ नहीं दी गई, मान लो कोई और उसने डायग्राम बना के दे दिया और कह दिया जो ये वायर लगी हुई है केवल 60 सेंटीमीटर है, तो आप 60 माइनस रख लो या फिर L1 अपॉन L2 रख के कर लो, तो सब तरीके से हो जाएगा। यहाँ बस S क्या है? S जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है। इस फॉर्मूले से आप यूज करके उसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल उसमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? S के लिए फॉर्मूला बनाओ, तो S के लिए हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला इजीली बन जाएगा, इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलते हैं। मीटर ब्रिज हमारा सॉल्व हो गया, मीटर ब्रिज का हमें पता लग गया। अब फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो थी, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ, ये सभी किरचॉफ से रिलेटेड ही था, वो सब हो गया। अब फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं गैल्वेनोमीटर से और गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन से, गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर इंटू एमीटर। इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वही आपको मैं अब कराने वाला हूँ, वही चीज़ें कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज यूज टू डिटेक्ट अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट और मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। देखो, ये हमें दो चीज बताता है, किसी भी सर्किट के अंदर कितना विद्युत है, कितनी विद्युत की प्रवाह हो रही है, और उसका परिमाण कितना है वो भी बता सकता है। यानी ये बता सकता है एक तो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, दूसरा अगर फ्लो हो रहा है तो वो कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों चीज बता सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इट इंडिकेट द प्रेजेंस एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये हमें ये बताता है कि करंट है कि नहीं, और फिर अगर है तो उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका परिमाप क्या है, ये भी हमें बता सकता है। तो गैल्वेनोमीटर कुल मिला के सब चीज के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, अब यही कन्वर्जन आता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में कैसे यूज करें और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में कैसे यूज करें, और इसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण। अब एमीटर क्या होता है बताओ? एमीटर पता करने के लिए होता है कि किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, हमें करंट का पता लगाता है। ठीक है, इसकी जो रीडिंग आती है वो एम्पियर में आती है। तो अब हम गैल्वेनोमीटर का एमीटर की तरह यूज करते हैं, पूरा सेटअप बनाते हैं। ठीक है, सो हाउ इट इज कन्वर्टेड, कैसे कन्वर्ट किया जाए? सो इट इज बाय कनेक्टिंग इट इन पैरेलल विद अ लो रेजिस्टेंस कॉल्ड द शंट रेजिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, पैरेलल इसके साथ जोड़ करके। अब ये जो पूरा सेटअप है फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा सेटअप ही एमीटर के रूप में वर्क करेगा। यानी कि सिर्फ गैल्वेनोमीटर एमीटर के रूप में वर्क नहीं करेगा, ये जो शंट रेजिस्टेंस जोड़ा उन दोनों को मिला के जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आएगी वो एमीटर की तरह की रीडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जो रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, शंट भी छोड़ो, रेजिस्टेंस जो जोड़ते हैं उसको
पैरेलल जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स एमीटर बनाने के लिए उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। एक चीज क्लियर होगी। अब ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी मेजर आपसे पूछी जाएगी, इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपसे पूछा जाएगा, वो कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्किट को पहले समझो। इस सर्किट को मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसमें कोई करंट आ रहा है आई, ठीक है, हमें पता है करंट जो आई है, मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ। देखो ये करंट है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है मान लो, ठीक है, यहां से मैंने एक शंट रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया इस तरह से, सिंपल, ठीक। अब इसमें कोई एक करंट आ रहा है आई, ये आई यहां से आ रहा है, हमें पता है ये जंक्शन है। जैसे ही जंक्शन पे जाएगा जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। एक करंट जो हमारे गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, मैंने उसको कहा आईजी, मैंने उसको क्या कहा आईजी, यानी कि करंट इनटू द गैल्वेनोमीटर आईजी रख दिया। अब जो ये आईजी हो गया तो मुझे बताओ नीचे कितना जाएगा। ये जो नीचे करंट जाएगा वो टोटल करंट में से अगर मैं आईजी घटा दूं वही तो जाएगा, दैट इज आई माइनस आईजी लिख सकता हूं। इतना करंट हमारा शंट रेजिस्टेंस में जा रहा, ये हमारा शंट रेजिस्टेंस एस हो गया जो भी इसकी वैल्यू है, ठीक है, और वापस जाके सेम जुड़ जाएगा और बाकी आगे चला जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो अब देखो, लेट्स सपोज IG इज द करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। G जो है वो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। I इज द टोटल करंट टू बी मेजर्ड बाय द एमीटर। I वो करंट है जो एमीटर माप सकता है, जितना माप सकता है विदाउट डैमेज, बिना डैमेज हुए, है। एंड करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस विल बी IS इज इक्वल I माइनस IG। अब इन्होंने कहा जो IS हो जाएगा, करंट जो होगा शंट में कितना होगा, I माइनस IG होगा। भाई जो करंट टोटल आ रहा है उसमें से अगर मैं गैल्वेनोमीटर का घटा दूं तो जो बचेगा वही तो शंट में जाएगा, तो IS विल बी I माइनस IG होगा। Since the galvanometer and the shunt are in the parallel, the voltage drop across them is the same। अब ध्यान दो, क्योंकि शंट और जो हमारा गैल्वेनोमीटर है दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो यहां से लेके यहां तक की जो वोल्टेज होगी दोनों में बिल्कुल सेम रहेगी। वोल्टेज क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, शंट का रेजिस्टेंस है मल्टीप्लाई शंट का करंट, किसके इक्वल होगा, वोल्टेज के इक्वल होगा। तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। एक तरह से और समझाता हूं, देखो मैं यहां पर जो कहना चाह रहा हूं, अभी पॉइंट है सिंस द गैल्वेनोमीटर एंड द शंट आर इन पैरेलल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम इज सेम। यहां पर ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों के दोनों जब पैरेलल में जुड़े हैं तो जितनी वोल्टेज इसमें आएगी, जितनी वोल्टेज इसमें आएगी उतनी ही वोल्टेज इसमें आएगी, यानी ये दोनों बराबर होनी चाहिए। दैट इज IG जो कि करंट है किसका, गैल्वेनोमीटर का करंट, मल्टीप्लाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जिसे हमने G से डिनोट किया, बराबर होना चाहिए IS शंट की करंट मल्टीप्लाई शंट के रेजिस्टेंस के, या फिर डॉट भी लगा सकता आप, कोई दिक्कत नहीं। ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होनी चाहिए, इसलिए ये आया। तो क्या अब मैं यहां से S की वैल्यू निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं भाई, मैं S की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो S की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी S इज इक्वल IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। अब ये I माइनस IG कैसे आया, सुनो ध्यान से। मैंने कहा S बराबर क्या होगा, S बराबर होगा IG इंटू G अपॉन IS, और IS कितना था, I माइनस IG तो था भाई, टोटल करंट में से गैल्वेनोमीटर का घटाने के बाद जो बचा था वही तो था, बस ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शंट रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए। तो ये चीज़ आपके एग्जाम में जरूर आएगी कि एक गैल्वेनोमीटर को एम्पीमीटर में बदलना है, उससे इतना करंट मापना है, तो कितना शंट रेजिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा और कैसे जोड़ना पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा और कितना जोड़ना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वोल्टेज की इतनी बड़ी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना करंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर में आएगा उसी को हम वोल्टेज बना लेंगे और इजीली निकाल लेंगे। ये चीज़ है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे, विच इज़ हमारा क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दे आर सेइंग दैट इसमें क्या होगा, अधिक प्रतिरोध वाले शंट प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर, इसमें जो हमें शंट रेजिस्टेंस लगाना है वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होना चाहिए, और उसको सीरीज में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, सीरीज में। तब ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये कैसे काम करेगा, एज ए वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, वोल्ट मीटर की तरह। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं G इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, G जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ओके। एंड IG क्या है, IG इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर, जितना करंट गैल्वेनोमीटर में से निकाल सकता है, पार हो सकता है, वो है IG। V इज द वोल्टेज रेंज टू बी मेजर बाय द वोल्ट मीटर, V जो है वो वोल्टेज है जो इस पूरे सिस्टम वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करनी है। R इज द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस, R क्या है, रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस, वो रिक्वायर्ड है, सीरीज रेजिस्टेंस वो है, ठीक। सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी G प्लस R। अब ये टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, G प्लस R, क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में तो टोटल होता है, तो G प्लस R हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं V की वैल्यू बनाऊं
तो V की वैल्यू क्या होती है, I इंटू आर होता है कि नहीं, I इंटू आर। यहाँ I क्या है, IG जो गैल्वेनोमीटर में जा रही है, और R क्या है, R है इन दोनों का सम, दैट इज R प्लस G। रेजिस्टेंस जो हमने जोड़ा वो R है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो G है। तो ये हो गया। अब मुझे बताओ जो यहाँ से जो हमने रेजिस्टेंस जोड़ा R, ये मैं निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। तो इस R की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी V अपॉन IG माइनस G। बस इतना सा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। भाई ये IG डिवाइड में चला गया V के, और G जो इधर प्लस में इधर माइनस में आ गया, बस इतना सा आ गया। ये जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है जो हमें सीरीज में जोड़ना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने के लिए। फ्रेंड्स ये सब चीज़ें थी, इसके अलावा इसमें कुछ खास और नहीं है। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, यही रेजिस्टेंस वगैरह में बताने होते हैं, इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने कितने टॉपिक बताए, इस वीडियो में मैंने आपको 5 टॉपिक बताए धड़ाधड़ बढ़िया वाले एकदम। कौन कौन से, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया किरचॉफ के दोनों लॉ, दैट वाज द किरचॉफ करंट लॉ, यानी जंक्शन पे आई करंट का जो सम होता है वो 0 होता है। उसके बाद जो भी आपका प्लस माइनस करना है निकाल लो, एग्जिट वालों को माइनस में रख लो, जो बाहर जा रही है माइनस में रख लो, जो आ रही है वो प्लस में रख लो, सबको कर दो 0, निकाल सकते हो। सेकंड मैंने बताया वोल्टेज का मैंने 2-3 सर्किट बना के बताए, 2 जिसमें सिंगल सर्किट थे, ठीक है, और एक मेरा जो था वो डबल सर्किट वाला था, दोनों को सॉल्व कर दिया। करंट की डायरेक्शन ध्यान रखनी है, अगर करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलोगे बहुत बढ़िया है, अदरवाइज क्लॉकवाइज चलो तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों एक ही कंसेप्ट वर्क करते हैं, इजीली निकाल सकते हो। फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का, P अपॉन Q इक्वल R अपॉन S, S अननोन है तो S निकाल सकते हो। और जो मीटर ब्रिज था उसमें क्या था बताओ, R अपॉन S इक्वल 100 अपॉन 100 L अपॉन 100 माइनस L, उससे निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आया वोल्ट मीटर, जो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है एमीटर में, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन है वोल्टमीटर में, दोनों को बता दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह की चीज़ें जो हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी से, इन 5 टॉपिक से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो अगर मैं आपको कहूँ ना कि अगर इस वीडियो से आपको 3 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपके 12 मार्क पक्के होते हैं, और 5 अगर टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट ही है ना, अगर 5 से एक एक क्वेश्चन मिल जाए, 5 भी नहीं लगाओ, चलो मैं 4 ही कह रहा हूँ, 4 क्वेश्चन लगाओ तो 16 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। बताओ 16 नंबर की वीडियो कम होती है क्या, 16 मार्क्स कम होते हैं क्या, एक वीडियो में 16 मार्क का कंटेंट आपको मिल रहा है, कम है क्या, बिल्कुल कम नहीं है फ्रेंड्स। बस अच्छे से तैयारी कर लो और अपना सक्सेस हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब कंसेप्ट के बाद मैं हमेशा से क्या कराता हूँ, मैं कराता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अब शुरू करें हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पता लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर इंक्लूड रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बता दूं, जो मैंने आपको लॉ बताए हैं किरचॉफ के, वो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज और जो हमारे गैल्वेनोमीटर एमीटर वोल्टमीटर का कन्वर्जन है ये, इसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें सर्किट बेस्ड रखे हैं जिनमें हम जस्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, पावर निकालते हैं, ठीक है, वोल्टेज निकालते हैं, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसमें रख दिए ताकि आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ फ्यूज वायर मेल्ट्स व्हेन ए करंट ऑफ 15 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ये कह रहा है एक फ्यूज वायर जिसका वो मेल्ट हो जाती है जब उसमें से 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। With this current, if it is dissipates 22.5 watt, the resistance of the fuse wire will be। ये कह रहे हैं अगर इस करंट पर इसका जो वोल्ट है, सॉरी पावर है, वो 22.5 वाट की पावर ये डिसिपेट करता है, यानी उसको सह सकता है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा हमें ये बताना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो अब हमें 3 चीज़ें दी है। सबसे पहले तो करंट दिया है, दैट इज I इज इक्वल 15 एम्पियर दिया है, ओके। एक हमें दिया है पावर, दैट इज 22.5 वाट दिया, लेकिन हमें जो पूछा है ना वो इन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पावर से और करंट से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल होता है, R इज इक्वल क्या होता है बताओ, R इज इक्वल यहाँ पे आएगा P अपॉन आई स्क्वायर। क्या होता है, P अपॉन आई स्क्वायर। अब ये आया कहाँ से, देखो P का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको P के सारे फॉर्मूले बताता हूँ। एक तो P दैट इज पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई होता है। अब हमें पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर हम क्या रख सकते हैं, V बराबर हम रख सकते हैं आई आर। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। और एक और जो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, अगर कभी वोल्टेज आपको मतलब निकालनी हो, करंट ना दिया हो, तब आप क्या रख सकते हैं रेजिस्टेंस के साथ में, वो रख सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पावर के बनते हैं। इसमें से हम बीच वाला यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, करंट दिया हुआ है, पावर दी हुई है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, P अपॉन आई स्क्वायर। तो R इज इक्वल क्या हो गया, P दैट इज क्या है, पावर 22.5 अपॉन करंट का स्क्वायर, दैट इज 15 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे कितने हैं, 22.5 अपॉन 225, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 0.10,
ओम आ गया, ठीक है, तो इतना आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट विल बी 0.10 ओम, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा था। देखो अब ये जो फॉर्म क्वेश्चन है आप कहोगे सर ये तो किरचॉफ लॉ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और क्योंकि करंट का मैंने 25 टॉपिक में कोई भी इसमें नहीं आया इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो में करा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सारे जितने भी फॉर्मूले आएंगे बताता रहूँगा, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो बताता रहूँगा, किस फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला डेरिवेट्स क्या है वो बताता रहूँगा, ठीक है। तो आपका एक तरह से इसी वीडियो में सब कुछ हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज से आ गया, P इज इक्वल 9 ओम, Q इज इक्वल 11 ओम, R इज इक्वल 4 ओम एंड S इज इक्वल 6 ओम। हाउ मच रेजिस्टेंस मस्ट बी पुट इन द पैरेलल टू द रेजिस्टेंस S टू बैलेंस द ब्रिज। ये कह रहे हैं वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज में चारों रेजिस्टेंस दे दिए P Q R S, लेकिन ये कह रहे हैं S के साथ कितना रेजिस्टेंस रखें कि ये व्हीटस्टोन जो है वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए, कितना रेजिस्टेंस रखें वो भी पैरेलल में रखें कि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन। अब देखो इसको करने का हमारा क्या तरीका है, मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S। जनरली अगर हम S को सोचें तो S यहाँ पर दिया हुआ है, फिर भी इसको बैलेंस करवा रहा है, वो इसलिए बैलेंस करवा रहा है कि भाई जो हमने R S रखा है ना वो अभी कम या ज़्यादा है, आपको कुछ और सेंटर रेजिस्टेंस इसमें रखना है, ठीक है, पैरेलल में रखना है ताकि ये बिल्कुल बैलेंस हो जाए, तभी ये बैलेंस होगा, समझ रहे हो। तो मैं S के साथ में और कितना शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाऊं कि ये बैलेंस हो जाए, ठीक। तो मुझे बताओ अगर मैं शंट के साथ में ये मान लेता हूं कि जो S है इसकी जगह मैं P अपॉन Q इज इक्वल R अपॉन S डैश रख लूं, ठीक है, क्योंकि ये जो S की वैल्यू दी है वो तो काम नहीं कर रही, तो मैं S डैश रख लिया। अब S डैश का क्या मतलब है कि ये वाला S वाली वैल्यू प्लस जो मैं लगाने वाला हूँ शंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू, ठीक है, वो भी पैरेलल के साथ। तो S डैश मेरा कितना होगा, S डैश कितना होगा मुझे पता है, पैरेलल के लिए क्या होता है S इंटू C मान लेता हूँ, तो S मल्टीप्लाई C अपॉन S प्लस C होगा, ठीक है। अब ये C क्या है, C वही रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, C क्या है हमारा, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। क्लियर समझ में आया। अगर आपको ये नहीं समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से, तो चलो वो बताता हूँ। 1 अपॉन S डैश विल भी होगा 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन C, C मतलब जो मैं लगा रहा हूँ यही तो 1 अपॉन S डैश विल भी क्या हो जाएगा S इंटू C S प्लस C, तो बस यहीं से आया था ये रेसिप्रोकल करके, ठीक। तो मैं अब S डैश की जगह क्या रखने वाला हूँ, ये फॉर्मूला रखने वाला हूँ, तो S डैश की जगह पे देखो मैं ये रख सकता हूँ R इंटू Q अपॉन P और ये रख दूंगा S इंटू C अपॉन S प्लस C इज इक्वल R इंटू Q अपॉन P। चीज़ें समझ में आई, ठीक है, क्योंकि उसने कहा था जो S है ना उसकी वैल्यू पूरा काम नहीं कर रही, उसके लिए और चाहिए था, तो वही जो एडिशनली कितना चाहिए पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद उसकी जगह मैंने S डैश रखा था। अब वो S डैश की वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली वो रख दी, अभी मैंने निकाली तो है नहीं, ठीक है। तो S की जगह वैल्यू कितनी है कि 6 मल्टीप्लाई C अपॉन 6 प्लस C बराबर R की वैल्यू कितनी है वो दी हुई है 4 है, Q की वैल्यू कितनी दी है 11, तो 4 मल्टीप्लाई 11 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6C अपॉन 6 प्लस C इज इक्वल 44 अपॉन 9, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 54C इज इक्वल, ठीक है, 44 इंटू 6 ये आ जाएगा 264 प्लस 44 इंटू C दैट इज 44C, तो यहाँ से कितना हो गया 10C इज इक्वल 264, तो C इज इक्वल कितना आ गया 264 अपॉन 10 दैट विल बी 26.4 ओम। तो ये रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा, सो हमारा कौन सा आंसर हो गया, हमारा C ही आंसर हो गया। देखो मैंने ऐसे लिया था C और C ही आंसर हो गया, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कितना आया 26.4। तो कंसेप्ट ये था इसमें कि जो हमारा S हम लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में उससे अकेले से काम नहीं चल रहा था, इन्होंने कहा उसके साथ में कितना और पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो हमने वही चीज़ निकाली कि पैरेलल में कितना लगाना पड़ेगा, वो रेजिस्टेंस निकाला। अब चलो पैरेलल में लगाना तो ठीक है, इतना हमें करना पड़ा, उसके लिए हमारे ये पैरेलल वाला फॉर्मूला भी बनाना पड़ा, लेकिन अगर इसमें वो कहता कि सीरीज में कितना लगाना पड़ेगा ना तो आपको इतना नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ S प्लस जो भी आप मानते हैं CABCD वो आप प्लस कर लेते तो भी आपका हो जाता, क्योंकि सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, पैरेलल में दोनों को रेसिप्रोकल होने के बाद जुड़ते हैं, ठीक है, इसलिए ऐसा करना पड़ा। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द, किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो आंसर है इसको आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर आपको देना है। चलो जब आप धारा नियम बता दोगे तो आप मुझे ये भी बता के जाना कि किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है, ठीक है, किरचॉफ का वोल्टता नियम ये किस पर आधारित है, ठीक है, किसके संरक्षण पर आधारित है। इसके लिए मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ, अपने आप बता देना, बहुत ईजी है, इन्हीं में से ऑप्शन बना लेना, ठीक है।
क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ए बैटरी विद एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट हैज़ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ये कह रहे हैं एक बैटरी है 12 वोल्ट की, ठीक है, एक बैटरी है 12 वोल्ट की जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि उसका आर जो है वो 1 ओम है, ठीक है। पहले इसे R1 मानते हैं, ये V1 मानते हैं। ओके, V1 12 वोल्ट है और R1 1 ओम है। इज यूज टू चार्ज अ बैटरी विद एन ईएमएफ ऑफ 10 वोल्ट एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। इस बैटरी से एक 10 वोल्ट के ईएमएफ वाली बैटरी एक ओम के इंटरनल रेजिस्टेंस वाली बैटरी को चार्ज करने के लिए आता है। यानी V2 जो है इससे जो चार्ज हो रही है वो है 10 वोल्ट और जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना है उन्होंने दिया, वो भी 1 ओम ही है, दूसरी वाली बैटरी का भी। समझ गए, ठीक है। अभी कह रहे परिपथ में धारा कितनी होगी, परिपथ में धारा बताओ। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। दोनों तरीके बहुत सिंपल है। जब हमारा V1 हमें पता है और V2 हमें पता है, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी से 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रही है, यानी जो हमारा EMF है वो 12 में से 10 घट गया, समझ रहे हो, क्योंकि वो चार्ज कर रहा है, ठीक है। टोटल वर्क नहीं कर रहा, वो एक से दूसरे को चार्ज कर रहा है, यानी जो EMF है टोटल वो घट गया, यानी टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गई। एक बात, रेजिस्टेंस टोटल रहेगा, दैट इज 1 + 1 2 वोल्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि चार्जिंग में पैरेलल नहीं होती, चार्जिंग में सीरीज में होती है, सीरीज कनेक्शन आता है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब मुझे बताओ मैं वहाँ से करंट निकाल सकता हूँ? अगर मुझे V पता है और R भी पता है तो निकाल सकता हूँ। तो मुझे बताओ V कितना हो गया, डेल्टा V विल भी क्या होगा, V1 - V2 दैट विल बी 12 - 10 = 2 वोल्ट, ठीक है। और R कितना होगा, R कितना होगा, R होगा R1 + R2 दैट इज़ 1 + 1 = 2 ओम, ठीक है। तो मैं करंट निकाल सकता हूँ, मुझे V भी पता है R भी पता है, तो करंट क्या होता है, I = V/R दैट इज 2 वोल्ट अपॉन 2 ओम दैट विल बी 1 एम्पियर। बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आप कहोगे फ्रेंड्स कि सर ये तो हमें आपने बिल्कुल मतलब अलग तरीके से करवाया, इसमें सर्किट वगैरह तो कोई बनाया नहीं, सर्किट बना के करो। मान लो आपको सर्किट दे देंगे तब कैसे करेंगे उसको समझो। अब मैं इसे आपको सर्किट के बेस पे सिखाता हूँ। देखो इसका सर्किट सिंपली मैं ऐसे बना सकता हूँ कि मेरी एक ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ये है, ओके। एक मेरी ये 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस ये है। सिंपल ऐसे तो सर्किट बनेगा, इसके अलावा कोई इसमें टिपिकल सर्किट नहीं बनेगा। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी, ये वाली 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसका 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाली 10 ओम की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है सॉरी, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ओके। अब इसमें अगर आप वोल्टता का नियम लगा दो तो ये तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, तब भी ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। कैसे, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मैं कैसे चलता हूँ हमेशा, मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज। तो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, बैटरी में क्लॉकवाइज के कारण मेरा पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है। तो क्या मैं 12 वोल्ट को माइनस में रखूँगा, नहीं रखूँगा भाई। बैटरी में जो करंट चलता है वो क्या चलना चाहिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ चल रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मैंने माइनस में रखा, माइनस में रखा। फिर 1 ओम का करंट कितना है, 1 × I रख लिया, क्योंकि पूरे सर्किट में करंट सेम है, ठीक है। फिर नीचे वाले में पहुंच गए, वो भी 1 × I रख लिया, ठीक है, ओके। अब इस वाली बैटरी में देखो, क्योंकि जब मैं ऐसे जा रहा था तो मेरा करंट ऐसे आया, I की डायरेक्शन कैसे, ऐसे, माइनस टू पॉजिटिव। ये वाली बैटरी का मैं प्लस में रख लूँगा और टोटल हो जाएगा 0। अगर आप क्लॉकवाइज लेके चलते तो आपकी ये डायरेक्शन अपने आप ही अपोजिट हो जाती, आपको पता लग जाता क्या। लेकिन रेजिस्टेंस में हमेशा माइनस में ही रखना, क्योंकि रेजिस्टेंस से जब कोई वोल्ट निकलती है तो वो ड्रॉप होती है, कम होती है, दैट विल बी अ नेगेटिव, ओके, कम हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसे सॉल्व करो, -2V और -2I विल बी 0, ठीक है। तो अब मुझे बता दो I कितना आया, I कितना आएगा बताओ। I मेरा पता लग गया, मुझे कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। अब ये कहोगे सर ये तो माइनस का 1 एम्पियर आया, आपका आंसर प्लस का था। तो भाई ये सिंपल से इतनी बात बता रहा है मुझे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, माइनस का यहाँ पे और कोई सिग्निफिकेंस नहीं आता, बस करंट की डायरेक्शन अपोजिट आती है, इतना है, ठीक है। अगर मैं करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ना लेके चलता, एंटी क्लॉकवाइज लेके चलता तो मेरा प्लस का आंसर आता, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से निकाल दिया, एक तो लूप से भी, लूप बना के भी बता दिया और आपको डायरेक्ट भी बता दिया कैसे करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। In an antique automobile, a 6 volt battery supplies a total of 48 watt to the two identical headlight in parallel. The resistance of each bulb is, ये कह रहे हैं एक एंटिक ऑटोमोबाइल है, मतलब पुराना, बहुत पुरानी सी कोई गाड़ी वगैरह है, ऑटोमोबाइल्स है, उसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है जिससे 48 वाट की पावर जनरेट होती है, ठीक है। और इस 48 वाट की पावर से 2 हेडलाइट जलती हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है, तो उनका रेजिस्टेंस बताना है। इतना सा ये है, क्लियर फ्रेंड। देखो अब ध्यान से सुनना,
इसमें जो दो हेडलाइट हैं, पहली बात तो वो पैरेलल में कनेक्ट है। एक चीज पैरेलल में कनेक्ट है कि मतलब जो इसमें टोटल रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल से निकालना पड़ेगा और तभी आप उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं दैट सपोज रेजिस्टेंस ऑफ ईच हेडलाइट, मैंने माना कि जो रेजिस्टेंस है ईच हेडलाइट का कितना है R। अब क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्ट है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया बताना जरा। 1/RP मान लूँ। 1/RP क्या होगा, 1/R प्लस 1/R। देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं सिंपल भी रख सकता था। तो 1/RP इज इक्वल 1/R प्लस 1/R से जब आप सॉल्व करेंगे कितना जाएगा R2। तो RP बराबर कितना हो गया, R/2 हो गया। ये रेजिस्टेंस आया। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का, पावर का और जो हमारी वोल्ट दी हुई है इनका आपस में फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने करंट से बनाया था, अब की बार हमें वोल्ट दी है, वोल्ट से फॉर्मूला बताओ। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है R इज इक्वल V²/P। ये होता है R इज इक्वल V²/P, क्योंकि P का फॉर्मूला था V²/R, तो यहाँ से बन गया R इज इक्वल V²/P। यही मैं रखने वाला हूँ। तो R जो है वो कितना है, R/2 है। ये जो R है वो क्योंकि पैरेलल वाला रखेंगे, क्योंकि दोनों हेडलैम्प पे जा रही है इसलिए R/2 रखूंगा। R/2 इज इक्वल क्या हो जाएगा, V² दैट इज 6 का स्क्वायर अपॉन P दैट इज 48। ठीक है, तो R/2 R इज इक्वल कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 48, 72/48। तो इसको आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। ठीक है, ये कितना आएगा 6/4 दैट विल बी 1.5 ओम। तो हर एक बल्ब का प्रतिरोध कितना आ गया, 1.5 ओम आ गया। दैट विल बी बी इज द आंसर। ठीक है, क्या आंसर आया, बी आंसर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हीटस्टोन के मीटर ब्रिज के बाएं और दाहिने गैपों में 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया। देखो अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में मीटर ब्रिज वाला है। तो मीटर ब्रिज में हमें फॉर्मूला क्या पता है, R/S इज इक्वल क्या होता है, L/100 - L होता है। ओके ठीक, संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। ठीक है, ओके इन्होंने कहा संतुलन लंबाई जो है इस बार स्मॉल L है। फिर अब इन्होंने क्या, अब दोनों के गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया। अब इन्होंने प्रतिरोध आपस में बदल दिए, तब नई संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। तब हमें बताना है कि इन चार केस में से कौन सा सही है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, चलो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा R जो है वो 1 है, S जो है वो 4 ओम है। ठीक है, तब हमारी कोई लंबाई L आई। ठीक है, तो हमारा जो पहला फॉर्मूला बनेगा R/S इज इक्वल स्मॉल L/100 - L जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल स्मॉल L/100 - L। ये हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, ये है केस फर्स्ट, ये है केस फर्स्ट। यहाँ से आप स्मॉल L को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा केस फर्स्ट है। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 पर। केस टू में उसने कहा ये रेजिस्टेंस बदल दिए, दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया। आपस में बदलने का मतलब क्या हुआ कि 4 ओम वाला ऊपर आ गया, 1 ओम वाला नीचे आ गया। अब जो नई संतुलन लंबाई आई वो स्मॉल एल ने इस बार कैपिटल एल रखी, कैपिटल L/100 - L। अब की बार केस सी हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है तो नहीं। अब मुझे बताओ, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सॉल्व करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन पहले केस नंबर फर्स्ट में एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ से स्मॉल एल की वैल्यू निकाल सकता हूँ ईजिली। कैसे निकलेगी देखो, ये हो जाएगा 100 माइनस स्मॉल एल इज इक्वल 4 L। ठीक, तो यहाँ से 100 बराबर क्या आ गया 5L, तो स्मॉल एल बराबर कितना आ गया 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गई। अब 4/1 की जगह मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 से, ठीक है, 4/1 की जगह मैं रख सकता हूँ L/100 - L, तो जगह 100 - L/L, भाई 1/4 बराबर L/100 - L था, तो 4/1 की जगह क्या रख दिया 100 - L/L, जो कि इक्वल है L/100 - L के। तो यहाँ से L की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, सुनो, पहले चाहे आप इसे रख के देख लो चाहे डायरेक्टली कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, देखो 80/20 विल बी इक्वल L/100 - L। ओके, तो मेरा आ गया 80/20 इज इक्वल L/100
100 माइनस एल। अब आगे करेंगे तो ये कितना हो गया 4/1, वही था हमारा 4/1 ही था, तो एल अपॉन 100 माइनस एल। यहाँ से जल्दी से एल की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी 400 माइनस 4L इज इक्वल एल। ओके, रुकते हो, दोबारा लिख देता हूँ इसको, मिस्टेक हो गया। 400 माइनस 4L इज इक्वल एल, तो 400 इज इक्वल 5L। ओके, तो L बराबर कितना आ गया, L बराबर 80 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें बताना था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमें पता लगा स्मॉल l तो 20 आई है, कैपिटल L 80 आई है। तो पहला ऑप्शन है स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल 1/4। तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इज इक्वल 20/80, दैट विल बी 1/4। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। L बराबर L नहीं है क्योंकि एक 20 है एक 80 है, तो बराबर तो नहीं है। कैपिटल L माइनस स्मॉल l इज इक्वल 69 नहीं, 60 आएगा, 69 नहीं आएगा। स्मॉल l माइनस कैपिटल L इक्वल 60 नहीं आएगा क्योंकि 20 में से 80 जाने के बाद माइनस के 60 बचेंगे, 60 नहीं बचेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए फ्रेंड। देखो मैंने कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं लगाया, कुछ एडिशनल नहीं करा, बस जो हमें फॉर्मूला बने, जो हमें केस दिए मैंने उसके अकॉर्डिंग करा है, और इसमें मैंने कुछ नया ऐड नहीं करा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो ये भी मीटर सेतु का है। मीटर सेतु के किसी प्रयोग में प्रतिरोध x और y से संतुलित करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति तार के सिरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होती है। ये स्टेटमेंट होता है मीटर ब्रिज का। ये करेक्ट स्टेटमेंट होता है कि हमें ये कह रहा है कि जब हमने x अपॉन वाई संतुलित कर लिया तो हमारी जो L आई है वो 20 सेंटीमीटर आई है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 100 माइनस 20 बन जाएगा कि नहीं, R अपॉन एस इक्वल L अपॉन 100 माइनस एल से। ठीक है, तो मुझे बताओ x अपॉन वाई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि 20/80। तो x अपॉन वाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4x बराबर वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले केस के साथ कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा आ गया। ठीक, क्योंकि मुझे अभी x y कुछ नहीं पता। ठीक है, अब ये कह रहा है इफ x इज लोअर देन y, तो प्रतिरोध 4x को प्रतिरोध y से संतुलित करने के लिए तार के उसी सिरे से कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। अब की बार ये कह रहा कि जो रेजिस्टेंस है वो 4x है। ठीक है, और उसके साथ में y कनेक्ट करना, तो अब की बार लंबाई कहाँ मिलेगी, आपको दूरी बतानी है। अब की बार क्या बतानी है, दूरी बतानी है, इतना सा काम है। तो इस वाले केस में ये कह रहा 4x अपॉन वाई बराबर मुझे बताओ L कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला तो ये लगाऊंगा ना, 4x अपॉन वाई बराबर L अपॉन 100 माइनस एल। तो अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या मैं ये रख सकता हूँ 4x, तो 4x अपॉन 4x बराबर L अपॉन 100 माइनस एल। ठीक है, 4x से 4x कैंसिल, दैट इज 1, तो 1 इज इक्वल L अपॉन 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल विल बी L, तो 100 इज इक्वल 2L, तो L बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। बस यही लंबाई आ गई हमारी। सो ए इज द आंसर। क्या आंसर आया इसका, ए आंसर आ गया, यही आंसर है, यही करना था। तो फ्रेंड्स अलग से कुछ नहीं करना, जो दिया है बस वो पढ़ना है, वो समझना है, वो करना है। यहाँ पे आपको एक्स और वाई में उलझा रखा है, अगली बार में वैल्यू दे देंगे, वैल्यू के अकॉर्डिंग करना होगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस तो हमारा 2 है, ठीक है, उसके साथ में दूसरा 4 है। दूसरी बार में हमने क्या करा कि पहले वाला रेजिस्टेंस का 10 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस सेम रखा, तो अब बताओ लंबाई कहाँ आएगी। ये चीज़ें करने के लिए आएंगी, यही चीज़ आपको करनी है। आप इजीली सॉल्व कर भी सकते हैं, इनमें कोई इतनी बड़ी कुछ दिक्कत नहीं है। बस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको सेम रखना है, फॉर्मूला आपको सेम रखना है, और इसमें कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक एमीटर 1 एम्पियर तक की धारा को मापता है। ये कह रहा है एक एमीटर जो 1 एम्पियर तक की धारा को माप रहा है और इसका जो प्रतिरोध है वो 0.81 ओम है। ओके, एमीटर की प्रास को 10 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध होगा। जब भी आपको कहीं पे शंट प्रतिरोध मिल जाए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, वो ये कह दे कि इसमें कितना प्रतिरोध और ऐड करो ताकि ये ज़्यादा करंट को माप सके, वोल्ट मीटर में आए कि कितना प्रतिरोध ऐड करो कितना और वोल्टेज नाप सके, तब आप समझ जाना कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर टू एमीटर वाला न्यूमेरिकल है, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर वाला न्यूमेरिकल है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना है। ओके, बस अब हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। उसने कहा एक एमीटर 1 एम्पियर की धारा को मापता है, दैट विल बी योर आई जी कितना होगा 1 एम्पियर, जो यानी कि वो जो है गैल्वेनोमीटर से जा रही थी, बस ये समझ लो। ओके, 1 एम्पियर को वो नाप सकता है। और जो जी है वो कितना है, उसका प्रतिरोध कितना है 0.1 ओम। मैंने जो सिंबल लिखे थे उनके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। ओके, एमीटर की प्रास को 10 एम्पियर करना है, यानी टोटल एम्पियर जो करनी है हमें 10 एम्पियर करना है। ठीक है, तो आपको शंट प्रतिरोध एस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो शंट प्रतिरोध एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी।
यही तो होता है, ठीक है। आप नीचे आई एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई एस क्या होता है, जो आई माइनस आई जी होता है वही होता है, ओके। तो एस इज इक्वल आई जी कितना है, आई जी मेरा 1 है, ठीक है, इनटू मल्टीप्लाई कर दो 0.81, दैट इज द प्रतिरोध ऑफ एमीटर और गैल्वेनोमीटर, जो भी आपको दिया हो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। अब आई माइनस आई जी कितना माप सकता है, कितना हमें मापना है, तो 10 माइनस 1, ओके 9 आ जाएगा ना, तो 0.81 अपॉन 9 दैट विल बी 0.09 ओम, ओके। तो ये आ गया डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक चीज़ और समझिए, जब हमने एमीटर पढ़ा था तो हमें पता था कि जितना प्रतिरोध हमें चाहिए होता है वो हम एक तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, गैल्वो टू एमीटर में कनेक्ट करने के लिए जो हम शंट लगाते हैं वो कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, एंड हैविंग लो रेजिस्टेंस, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। आपका जो रेजिस्टेंस है ना गैल्वेनोमीटर, उससे भी कम होता है, ये ध्यान दो। अब देख लो आप खुद ही आंसर, ये 0.81 था, तो 0.81 के अकॉर्डिंग 0.9 तो आ ही नहीं सकता था, 0.3 भी आ सकता था, 0.03 भी आ सकता था, 0.09 भी आ सकता था, एक ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया था, ठीक है। तो हमने सॉल्व भी कर लिया, डी आ गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर शंट लगाना है गैल्वो से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पैरेलल में कनेक्ट होता है, लो रेजिस्टेंस का कनेक्ट होता है, और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला ये रहा, एस इज इक्वल आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विभव मापी के तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, इसके सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है। विभव मापी का उपयोग 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में किया जाता है। यदि संतुलन बिंदु धन सिरे से L इक्वल 30 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। ये कहते हैं द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज 100 सेंटीमीटर। पूरी एक पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड द EMF ऑफ द सेल इज ई वोल्ट। EMF जो है सेल का वो ई वोल्ट है। इट इज यूज्ड टू फाइंड द EMF ऑफ अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। अब इसको एक दूसरी सेल V मान लो उसका EMF, उसका रेजिस्टेंस जिसका 0.5 है उसको नापने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो बैलेंसिंग पॉइंट आता है वो L इक्वल 30 सेंटीमीटर पे आता है, एक एंड से, पॉजिटिव एंड से। तो उस सेल का EMF बताओ जिसके लिए जो 30 सेंटीमीटर आया। तो फ्रेंड देखो, हमने अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था मीटर पेज का, आप सोचोगे सर वही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आपको रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ, आपको दी हुई है वोल्टेज। क्या दी हुई है, वोल्टेज। तो फ्रेंड्स वोल्टेज में अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला होता है V अपॉन E इज इक्वल L अपॉन 100। बस इतना सा फॉर्मूला होता है जब आपको वोल्ट दिया हो, जब आपको वोल्टेज दी हो, जब आपको विभव दिया हो, विद्युत वाहक बल दिया हो, तब ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब V क्या है जो हमें मेजर करना है, E जो हमें दी हुई है, जो भी सेल हमारे पास पहले से है वो, L क्या है जितने पे बैलेंस करने के बाद जो भी लंबाई हमारी आई वो है, और 100 क्योंकि टोटल लंबाई जितनी दी है वो है, ठीक है। 100 जो है टोटल लंबाई, अगर वो कम ज़्यादा देता है तो उसके अकॉर्डिंग रखना है। तो V हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। E हमें दिया हुआ है E ही है, ठीक है, विद्युत वाहक बल E ही कहा उसने। L क्या है 30 सेंटीमीटर दैट इज बैलेंस अपॉन 100 टोटल लंबाई। तो V इज इक्वल क्या आ गया 30 E अपॉन 100। बस इतना सा आंसर है इसका। सो डी विल बी द आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो विद्युत वाहक बल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। बस ये देख लेना तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर, मैंने 100 रखी है, पिछले वाले फॉर्मूले पे मत जाना, उसमें तो 100 सेंटीमीटर ही होती है क्योंकि उसे मीटर ब्रिज कहते हैं। इसमें 100 से कम ज़्यादा हो सकती है, ई की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, रेजिस्टेंस का यहाँ कोई काम नहीं है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10। परिपथ में धारा का मान क्या होगा। ये कहना है द वैल्यू ऑफ द करंट इनटू द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में करंट बताना है। देखो फ्रेंड सर्किट इस तरह से बना हुआ है, इसमें 2 पॉइंट ए बी है और 1 पॉइंट सी है, ठीक। इसमें वोल्ट लगी हुई है, 3 वोल्ट की बैटरी, करंट बताना है। तो आप ये देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ए से लेके सी और बी ये दोनों रेजिस्टेंस अपने जो है R1 और R2 मान लो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में। अगर मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे बनाऊं, ध्यान से देखना कि एक रेजिस्टेंस तो मेरा ऐसे लगा हुआ है और 2 रेजिस्टेंस मेरे ऐसे लगे हुए हैं, समझो ऐसी तो लगाई है ये सर्किट, ऐसी तो है कुछ कुछ, ठीक है। ये 3 वोल्ट की बैटरी है, ये मेरा R3 माना है मैंने, ये वाला R1 माना है, ये वाला R2 माना है, सबकी वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R1 एंड R2 इन सीरीज, कि ये दोनों सीरीज में है, तब इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R कितना हो जाएगा। R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, होता है कि नहीं, तो 3 + 3 दैट विल बी 6 ओम, ये 6 ओम हो गया, ठीक है। अब ये 6 ओम हो गया तो इनका
एक आ गया दोनों का मिला के, वो R3 के साथ पैरेलल है। ठीक, यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 का रेसिप्रोकल। ओके, का रेसिप्रोकल 1/r भी लिख देता हूँ, 1/r इज इक्वल 1/6 प्लस 1/3। तो 6 एलसीएम, तो यहाँ से क्या आया 2 प्लस 1 दैट विल बी 3/6। तो r बराबर कितना आ गया, r बराबर 6/3 दैट विल बी 2 ओम। ओके, 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था करंट। तो I इज इक्वल क्या होता है, I का फॉर्मूला है V/R दैट विल बी 3/2 दैट विल बी 1.5 एम्पियर। ये हमारा करंट आ गया, B इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है, B। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सर्किट दिए जाते हैं टिपिकल से दिए जाते हैं, लगते हैं टिपिकल, होते नहीं है, बस समझना है कि किस तरह से कहाँ ये घुमा के अपने हिसाब से बना के देख लिया करो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। परिपथ में प्रतिरोध R2 का मान और R2 से होकर बहने वाली धारा का मान, दोनों चीज़ बतानी है। ठीक है, परिपथ में R2 का मान, अगर मैं देखूं क्या R1 और R2 पैरेलल में है, R1 एंड R2 इन पैरेलल हैं कि नहीं, मुझे बताओ। बिल्कुल है, ठीक है, पैरेलल है। अब मुझे करंट भी पता है सर्किट में, मुझे वोल्ट भी पता है, तो क्या मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। R इज इक्वल किससे, V/I से। V कितनी है 50, I कितना है 10, दैट विल बी 5 ओम का रेजिस्टेंस होगा बस, क्योंकि मुझे वोल्ट भी दी थी, करंट भी दिया था, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। अब वो जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है ना, वो R1 और R2 दोनों जो पैरेलल में कनेक्ट है उनका होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 5 इज इक्वल R1 मल्टीप्लाई R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। भाई पैरेलल के लिए ऐसे तो सॉल्व करते हैं, ठीक है, पैरेलल में ऐसे सॉल्व करते हैं, चाहे आप इसे रेसिप्रोकल करके अपने फॉर्मूले से कर लो, चाहे ऐसे कर लो। तो 5 इजिकल क्या हुआ, R1 की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज 10 प्लस R2। तो ये कितना हो गया बताओ, रेसिप्रोकल जो है सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 50 प्लस 5R2 इज इक्वल 10R2। तो 50 इज इक्वल कितना रह गया 5R2 रह गया, और R2 बराबर कितना रह गया 10 ओम रह गया। बस यही हमारा आंसर है। तो मुझे बता दो जल्दी से कौन सा आंसर आया, जल्दी बताओ। ये हमारा 10 ओम आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारा 10 आ गया R2। अब इसके अंदर करंट भी बताना था, उसने कहा ना बहने वाली धारा, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, जितना इसका रेजिस्टेंस है और टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो I2 बराबर कितना होगा, वोल्टेज अपॉन R2। तो I2 बराबर कितनी होगी, टोटल वोल्टेज 50, नीचे जो रेजिस्टेंस है 10, दैट विल बी 5 एम्पियर, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, हमारा आंसर है ए, 10 ओम एंड 5 एम्पियर उसके थ्रू वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आपको होगा सर ये तो धारा के नियम से नहीं है, ये तो वोल्टता वाले से नहीं है। तो फ्रेंड्स ये नहीं है, लेकिन आपको मैंने इसलिए सिखा रहा हूँ, कभी आप इसमें भी किरचॉफ का नियम लगाने लग जाएं, दोनों को सर्किट घुमाने लग जाएं, नहीं। ऐसे क्वेश्चन जो सिंपली है, जिसमें एक ही बैटरी है, उनको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो किससे, जो हमारे सिंपल सर्किट वाले फॉर्मूला होते हैं उनसे। अगर एक ही बैटरी लगी हुई है तो बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। परिपथ में तुल्य प्रतिरोध का मान एमीटर और ए का धारा का मान क्या होगा। तो दो चीज़ बतानी है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है और धारा ए बतानी है एमीटर में कितनी आएगी, यानी करंट बताना है सर्किट का। ओके, सर्किट का करंट बताना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। टोटल रेजिस्टेंस देखो, ये मैं मान लेता हूँ R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि R1 एंड R2 इन सीरीज, क्या ये सीरीज में है, बिल्कुल है। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका, टोटल R कितना हो जाएगा इनका बताओ, R1 प्लस R2 हो जाएगा, दैट विल बी 3 + 2 = 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 ओम। अब ये 5 ओम आ गया एक मिला के, ऊपर वाला एक 5 ओम है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट क्या हो जाएगा बताओ, दो ही तो रह गए, ये भी 5 ओम, ये भी सॉरी 5 आएगा, हाँ 5 और 5 रह गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1/RP विल बी 1/5 प्लस 1/5, 5 LCM 2, तो RP बराबर कितना आ गया 2.5 ओम आ गया। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का आ गया। अब जब टोटल रेजिस्टेंस आ गया तो सर्किट का करंट तो निकाल ही सकते हैं। I इक्वल क्या होता है V/R, देखो बार बार सेम फॉर्मूला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। V कितनी है 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है 2.5, तो यहाँ से एम्पियर कितनी आएगी 1.6 एम्पियर आएगी, कितनी आएगी 1.6। ओके, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ए, हमारा आंसर क्या आया, ए इज़ द आंसर।
ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जो चीज़ दी गई है, जिस तरीके से दी गई है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, टिपिकल से टिपिकल, जैसे भी आता है आप कर सकते हैं अगर आप ध्यान से इन्हें सीख रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाउट एकदम ड्रॉप कर दिया करो बिल्कुल कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करा दो, मैं डेफिनेटली आपको दोबारा कराऊंगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक गैलोनोमीटर हैज़ ए रेजिस्टेंस A galvanometer has a resistance of 80 ohm and deflect full scale for a potentiometer of 20 millivolt। ये कह रहे हैं एक गैलोनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, G इक्वल कितना है, 80 वो ओम है। ठीक है, ये तो दिखेगा भी नहीं, मैं पेन चेंज करता हूँ। ओके ठीक है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस G इक्वल 80 ओम है। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका जो पोटेंशियल है वो 20 ओम है, 20 मिली वोल्ट है। ध्यान देना पोटेंशियल कितना है, 20 मिली वोल्ट। तो पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, वीजी लिख लूँ, वीजी दैट इज 20 मिली वोल्ट है। ओके, हाउ लार्ज अ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट अ 5 वोल्ट वोल्ट मीटर। ये कह रहे हैं कितना सीरीज रेजिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड होगा ताकि इसे आप 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकें। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैं कह सकता हूँ ये गैल्वो टू वोल्ट मीटर का कन्वर्जन है, गैल्वो टू वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वो टू वोल्ट मीटर का कन्वर्जन है। अब गैल्वो टू वोल्ट मीटर के कन्वर्जन में जो रेजिस्टेंस हमें बताना है कि कितना जोड़ा जाए, दैट इज आर, जो हमें बताना है वो कैसे निकालते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, पहले तो वोल्टेज का देखो, वी जी जो होता है वो क्या होता है, आई जी इंटू आर प्लस जी होता है कि नहीं, वी जी नहीं सॉरी वी, जितने भी वोल्टेज वो नाप सकता है वो। ठीक है, वी इक्वल क्या होता है, आई जी इंटू आर प्लस जी होता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वी अपॉन आई जी माइनस जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो मुझे यहाँ से देखो ध्यान देना, वोल्ट पता है कितनी नापनी है, मुझे ये पता है वी कितना वो नपवा रहा है, वी मेरी 5 वोल्ट मांग रहा है वो। ठीक है, मुझे जी भी पता है 80 है, आर मुझे कैलकुलेट करना है लेकिन मुझे आई जी नहीं पता। क्यों, क्योंकि मुझे वी जी तो पता है 20 मिली वोल्ट है, कितना भी वो नाप रहा है 20 मिली वोल्ट, लेकिन आईजी नहीं पता, करंट नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे आईजी निकालना पड़ेगा और आईजी के लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, वीजी अपॉन जी, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का ही निकालना है करंट की, पोटेंशियोमीटर में कितना करंट जा रहा है या गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जा रहा है, तो मुझसे उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाया। वीजी कितना नाप रहा है वो 20 मिली वोल्ट, दैट विल बी 20 इंटू 10⁻³ मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट, क्योंकि ओम में है ना तो ये वोल्ट में रखना पड़ेगा, और ये नीचे 80। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³, इतना आपका करंट आ जाएगा, दैट विल बी इन एम्पियर। ये एम्पियर में आएगा क्योंकि ऊपर वाला वोल्ट में रखा, नीचे वाला ओम में रखा तो एम्पियर में आ गया। ओके, मिली वोल्ट में रखते तो मिली एम्पियर में आता, लेकिन मैंने वोल्ट में रखा तो इसमें आ गया। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, आर विल बी इक्वल वी अपॉन आई जी माइनस जी, दैट विल बी आर जो मुझे निकालना है, वी जो उसने कही कि 5 वोल्ट को नाप सकता है, 5 वोल्ट को नापना है, 5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। आई जी कितना आया 0.25 इंटू 10⁻³ और माइनस कर दूंगा किससे, जी दैट इज 80। ठीक है, तो आर इज इक्वल क्या आ जाएगा बताओ, आर इज इक्वल क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिख सकता हूँ, अपॉन में 0.25 लिख सकता हूँ, माइनस 80 कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो R बराबर मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, मैं इसको 500/25 भी कर सकता हूँ, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा जाऊँ। ठीक है, तो 500/25, 500/25 ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 20,000। ठीक है, 500/25 करके 20 गुणा 1000, 20,000, 20,000 माइनस 80, दैट विल बी 19,920 ओम। ठीक है, 19,920 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। सो डी इज द आंसर। कौन सा आंसर है इसमें, डी इज द आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, डी इज द आंसर। अब देखो कितनी बड़ी वैल्यू आई, तो घबराना नहीं है इन वैल्यू से, जैसा भी क्वेश्चन था वो। तो इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आईजी की वैल्यू जनरली नहीं दी जाती, वोल्ट में ही दी जाती है, तो आईजी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। आईजी की वैल्यू निकाले बिना वीजी मत रख देना, गलत हो जाएगा। जो वोल्ट कहीं दी जाती है वो गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज होती है, आपको रखनी आईजी होती है, करंट रखना होता है, तो वो आप निकालेंगे वीजी अपॉन जी से। ओके, इसमें गलतियाँ मत करना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ए 100 वाट बल्ब वर्किंग ऑन 200 वोल्ट, एक 100 वाट का बल्ब है जो 200 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, एंड ए 200 वाट बल्ब वर्क ऑन 100 वोल्ट, एक 200 वाट का बल्ब है जो 100 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। हैव देयर रेजिस्टेंस इन द रेशो, उनके रेजिस्टेंस का रेशो बताना है। बहुत सिंपल है रेजिस्टेंस का रेशो निकालना, फॉर्मूला होता है V²/P। ठीक है, तो पहले वाले बल्ब के लिए रख लो R1 हमें निकालना है। ठीक है, R1 हमें
कैलकुलेट करना है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर अपॉन P1। ठीक है, तो V1 कितना है, कितनी वोल्टेज ले रहा है वो 200, तो 200 इंटू 200 अपॉन P कितना है उसका 100। ये कितना आ गया बताओ, ये आ गया 400। तो R1 बराबर तो 400 आ गया। सिमिलरली R2 निकालो। R2 बराबर क्या होगा, V2 का स्क्वायर अपॉन P2। कितनी वोल्टेज वो ले रहा है, कितना उस पर पावर उसकी है, कितनी है पावर 200 वाट, कितनी वोल्टेज है 100, तो ऊपर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100, नीचे उसकी पावर आ गई 200, दैट विल बी ये आ जाएगा 50। बस R2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशो बताओ R1 अपॉन R2 का, तो R1 400, R2 50, दैट विल बी 8/1, 8:1 आ गया। कौन सा आंसर आया, बी इज द आंसर। बस इतना सा सिंपल ये क्वेश्चन था। तो फ्रेंड देखो, मैंने ना आपको पोटेंशियल जो निकालना है वो भी करा दिया, मैंने आपको गैल्वेनोमीटर करा दिया, मैंने आपको सिंपल पावर रेजिस्टेंस वोल्टेज के भी फॉर्मूले करा दिए, पावर रेजिस्टेंस करंट के भी फॉर्मूले करा दिए। सब तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो मैंने इसी वीडियो में आपके करा दिए। इनसे अलग शायद ही करंट का कोई क्वेश्चन कभी आए जो आपसे ना हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर हैं तो आप इनके क्वेश्चन आज ईजिली कर सकते हैं। किस किस मेथड से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनका एक एक सैम्पल मैंने आपको दे दिया फ्रेंड्स। ठीक है, बस तरीका ये है, आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ को मैं किस तरह से कहाँ पर पुट मुझे वैल्यू करनी है, बस। ठीक है, और इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो आज की वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 15 क्वेश्चन बहुत है, मैंने हर एक टॉपिक के आपको क्वेश्चन करा दिए। एक गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, एक गैल्वेनोमीटर है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, यानी कि G = 5 है। ओके, हैज़ रेंज ऑफ 2 एम्पियर, इसमें जो करंट जा सकता है IG कितना जा सकता है, 2 एम्पियर जा सकता है। देखो एकदम से गैल्वेनोमीटर का मैंने दोनों चीज़ रख दी, G भी रख दी और IG भी रख दिया। ओके, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर और रेंज ऑफ 10 एम्पियर। अब ये कह रहे हैं इसकी जो करंट क्षमता है वो 10 एम्पियर तक लेके जानी है। ठीक है, हाउ मच शंट रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, कितना शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, एस बताना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ठीक है, IG कितना है 2 एम्पियर, जितना वो नाप सकता है गैल्वेनोमीटर, मल्टीप्लाई G गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दैट इज 5 अपॉन I जो हमें नापना है वो, उसमें से जितना वो नाप सकता है पहले वो घटा दो। ठीक है, तो 10 - 2 हो गया, तो कितना हो गया 10/8। अब S बराबर अगर 10/8 है तो वैल्यू कितनी आती है 1.25 आती है, 1.25 ओम हो गई। सी इज द आंसर। कौन सा आंसर है, सी। बस तो फ्रेंड्स इसके साथ जो है मेरे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के ये होते हैं ख़त्म, इस टॉपिक के ख़त्म होते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस वगैरह सब करा दिया, किरचॉफ लॉ करा दिया, वोल्टता धारा नियम सब बता दिया फ्रेंड्स। इससे अलग शायद आपका कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।